तो आपने यमुना वाली देखी हुई है ना, किस तरीके से सर्दियों के अंदर वो आइसलैंड है जो कि बन जाता है। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए सिडबी का बहुत बड़ा रोल है। ऑलराइट, तो सिडबी का फॉर्मेशन 1990 के अंदर है, जो कि किया गया था। रेगुलेटिंग बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करती है। और अभी जो फिलहाल सिडबी के जो हेड बने हुए हैं उनका नाम है मनोज मित्तल। मनोज मित्तल है जो कि अभी इसके चेयरपर्सन बने हुए हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर कहां पर है? लखनऊ के अंदर है ना। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं एक्सट्रीम वेदर को लेकर। तो हम लोग क्लाइमेट के ऊपर, अगर एक्सट्रीम देखो, एक्सट्रीम वेदर इवेंट कब होते हैं? तब आपके क्लाइमेट के इश्यूज हैं किसी भी देश में। तो हम लोग दुनिया में छठे नंबर के ऊपर है, जो कि पहुंच चुके हैं। 1993 से लेकर 2022 तक का ही डाटा है दोस्तों। ठीक है, 6th मोस्ट सवियरली अफेक्टेड कंट्री है, जो कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट हमारे यहाँ पे देखने को मिले हैं। 80,000 लोगों की डेथ है जो कि हो चुकी है। इकोनॉमिक लॉस जो है, 80,000 लोगों की तो डेथ हो चुकी है हमारे यहाँ पे वेदर की वजह से। और इकोनॉमी के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो 180 बिलियन डॉलर का हमें लॉस है जो कि हो चुका है। तो जर्मन वॉच करके एक एनजीओ है, उसके द्वारा बताया गया है। हमारे यहाँ पे टोटल 9400 इवेंट है जो कि अभी तक टोटल हुए हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट। ऑलराइट, और ठीक है, और पूरी दुनिया में तो खैर लॉसेस जो है वो 4 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा का लॉस है ना, वो यहाँ पे बताया गया है। हमारे यहाँ पे टोटल 400 के आसपास के एक्सट्रीम वेदर इवेंट है, वर्ल्ड लेवल पे 9,500 के आसपास है। और टोटल जो वर्ल्ड लेवल पे जो नुकसान हुआ है वो 4.2 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान है जो कि हुआ है। टोटल नियर बाय 7.56 लाख लोगों की डेथ है जो कि वर्ल्ड लेवल पे हो चुकी है। ऑलराइट, तो 6 नंबर के ऊपर है ये रैंकिंग, आपसे पेपर में पूछेंगे। ये आज का न्यूज़पेपर है जहाँ पे मणिपुर में सबसे पहले प्रेसिडेंट लॉ रूल है जो कि लगा दिया गया है। यहाँ पे ट्रंप और मोदी की मुलाकात को लेकर डिस्कशन किया गया है। ट्रंप और मोदी जी की मुलाकात को लेकर यहाँ पे टैक्स बिल के बारे में बात करेंगे, अंदर हमने इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। ऑलराइट, बाकी कुछ खास नहीं है ना। चलिए ठीक है, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया मणिपुर के अंदर। अभी रिसेंटली आप सबको मालूम ही है, मणिपुर के जो सीएम है उनका, उनको रिजाइन है जो कि दिलवाया गया था। और अब रिजाइन दिलवा दिया गया है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर काम करना भी जरूरी है। तो नया सीएम तो अपॉइंटमेंट हुआ नहीं है, तो अभी प्रेसिडेंट रूल है जो कि इंप्लीमेंट कर दिया गया है। 2 मंथ के अंदर अंदर जो है इसको पास करना भी जरूरी है। मैक्सिमम 6 मंथ के तक इसको लगाया जा सकता है, एक्सटेंड कर सकते हैं 3 साल तक, ये कानून है जो कि कहता है। हर 6 महीने में आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल है जो कि लेनी पड़ेगी, है ना। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 356। 352 जो है एनएसएफ से आप याद कर सकते हो। नेशनल इमरजेंसी 352, स्टेट 356, और फाइनेंशियल जो है, जो आज तक अभी लगी नहीं है, ये 360। तो अभी हम बात कर रहे हैं 356 के बारे में। ऑलराइट, ये 11वीं बार है जो कि ऐसा हुआ है कि प्रेसिडेंट रूल मणिपुर के अंदर इंपोज किया गया है। जैसे ही किसी भी स्टेट गवर्नमेंट कोई फेलियर होता है, वहां पे गवर्नमेंट नहीं होती है, या बहुत ज्यादा अनरेस्ट हो जाता है, या फिर कोई गवर्नर की बात नहीं मान रहा है, या फिर बिल्कुल भी वहां पे पीस नहीं है, तो ऐसे केस के अंदर प्रेसिडेंट रूल है जो कि इंप्लीमेंट करते हैं। सारी पावर जो है वो गवर्नर के पास आ जाती है, और गवर्नर जो है वो रिपोर्ट लेना और देना दोनों जो है वो प्रेसिडेंट के माध्यम से काम है जो कि वहां पे करता है। ऑलराइट, पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना क्या जरूरी होता है इसके इसके अंदर? जल्दी बताइए। पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। पार्लियामेंट का अप्रूवल 2 मंथ के अंदर अंदर जरूरी होता है। इसको 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है और एक्सटेंड हो सकता है 3 साल के लिए। समझ गए? ये 3 चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, हर 6 महीने के अंदर आपको अप्रूवल है जो कि लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर जो एक बहुत ही फेमस जो केस है ना, क्या आपको लगता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे जब प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है क्या? मान लीजिए कल को मन किया पंजाब में लगाने का, कर्नाटका में लगाना है, तमिलनाडु में लगाना है, वेस्ट बंगाल में लगाना है, तो क्या लगा सकती है क्या? जल्दी बताइए। इसके ऊपर एक बहुत ही फेमस जजमेंट है जिसको बोलते हैं एसआर बोमई। एसआर बोमई केस, ये केस के बारे में ध्यान रखिएगा। ये 1994 का केस है। इसके अंदर ये बोला गया था कि अगर आप प्रेसिडेंट रूल लगा देते हो कहीं पर,
तो जरूरी नहीं है कि वो लगा रहेगा। अगर कोर्ट में कोई चला जाता है तो कोर्ट उसको रिव्यू कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू जो है वो इसके अंदर किया जा सकता है। ठीक है, तो बोमई केस के अंदर यही बोला गया था। इसी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे मर्जी से कहीं पर भी प्रेसिडेंट रूल है जो कि नहीं लगाती, 4 बार सोचती है ना। यानी कि कुल मिला के ये मान सकते हो कि आर्टिकल 356 का जो मिसयूज है ना, उसको कोर्ट के अंदर चैलेंज है जो कि किया जा सकता है। ऑलराइट, सबसे पहली बार कब कहां पे यूज किया गया था ये? सबसे पहली बार यूज किया गया था पंजाब में प्रेसिडेंट रूल 1951 के अंदर। सबसे ज्यादा बार जो यूज किया गया है वो मणिपुर है, उत्तर प्रदेश है और पंजाब है। 3 राज्यों के अंदर सबसे ज्यादा बार इसको यूज किया गया है। ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम पे सबसे ज्यादा मिसयूज हुआ था। पॉलिटिकल मिसयूज की जो बेइंतहा वो देखने को मिलती है वो 1970 से 1980 का जो दशक था उसके अंदर देखने को मिलती है। ऑलराइट, मणिपुर से जस्ट पहले कुछ साल पहले अभी आपको मालूम ही है महाराष्ट्र में भी लगा था 2019 के अंदर। वहां पे भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत हो गई, सुबह 5 बजे उठ के गवर्नर काम कर रहे थे। कभी देखा नहीं था ऐसा हमने इतिहास में। चलिए ठीक है, तो 57 ईयर के अंदर 11वीं बार है जो कि ये आपको देखने को मिला है। ऑलराइट, बीरेन सिंह के रिजाइन के बाद एथनिक वायलेंस है जो कि यहाँ पे बहुत देखने को मिली है। अगर देखा जाए तो कुकी और मिजो जो है, 2 एथनिक ट्राइब, उनके बीच में काफी लड़ाई झगड़ा है जो कि देखने को मिला है। अभी तक 250 लोगों की डेथ हो चुकी है, 60,000 लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। काफी इश्यूज है जो कि मणिपुर के अंदर अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाए हैं। ऑलराइट, 1967 में पहली बार लगा, 69 से 72 के अंदर सबसे लॉन्ग टर्म तक रहा। मोस्ट रिसेंट एक दो 2002 के बीच में है जो कि रहा था, है ना। और किशन कैशिंग जो है कांग्रेस के फर्स्ट सीएम है जो कि इन्होंने अपना टेन्योर यहाँ पे कंप्लीट किया था लॉन्ग। और 3 फुल टेन्योर कंप्लीट करने वाले इबोबी सिंह है जिन्होंने 3 टेन्योर कंप्लीट करे। आगे बात करते हैं, यहाँ पे एडिटोरियल में मेडिकल एजुकेशन के बारे में बात करी गई है कि क्या प्रॉब्लमेटिक ग्लोबलाइजेशन है हमारे देश में। आपको मालूम है नीट एग्जाम होता है जिसकी सक्सेस रेट आपको 3-4% देखने को मिलती है ना। 20-22 हजार गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर सीट है। बच्चे होते हैं 20-22 लाख के आसपास जो कि फॉर्म भरते हैं, है ना। टफ कंपटीशन है नीट में भी, आईआईटी में भी। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में जितने बच्चे डिजर्व करते हैं ना गवर्नमेंट सीट या अच्छे कॉलेजेस, उतनी कॉलेजेस की सीट हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो इसकी वजह से बच्चों को क्या करना पड़ता है, विदेश जाके वहां पे अपनी मेडिकल एजुकेशन करनी पड़ती है जो कि बहुत सस्ती भी होती है। अगर यहाँ पे एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो प्राइवेट में तो मेडिकल करना मतलब घर बार जमीन सब बेचना पड़ जाएगी। इस तरीके की स्थिति जो है वो हमें देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा डोनेशन है जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में देखने को मिलता है, करोड़ों करोड़ों के ऊपर जाता है। तो जो जिनका खुद का घर का हॉस्पिटल है, जिनका बहुत पैसा है, वो तो कर लेते हैं, लेकिन बाकी जो बच्चे जो अपनी जिंदगी बदलने के लिए मेडिकल कर रहे हैं, कुछ करने के लिए कर रहे हैं, उनका हालत जो है वो बहुत खराब है। इसलिए इंडिया के विदेश में जाके मेडिकल करनी पड़ती है। अब क्या है कि जो ये जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज है जहाँ पे बहुत सस्ते में मेडिकल होता है ना। आजकल तो लोग नेपाल भी जाने लग गए, चाइना तो खैर जाते ही थे, नेपाल भी जाने लग गए मेडिकल के लिए। वहां से वापस आने के बाद हमारे यहाँ पे एक एग्जाम भी क्लियर करना पड़ता है, वो भी टफ एग्जाम होता है, इतना आसान नहीं होता। राइट, ठीक है। तो अब इम्पोर्टेंट यही है कि किस इस चीज को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। रिजॉल्व करने का तो एक ही तरीका है कि हमारे यहाँ पे सीटों को बढ़ाया जा सके। अदरवाइज क्या होता है कि क्वालिटी भी खराब हो रही है, कंप्लेक्सेस भी खराब हो रहे हैं, एग्जाम बच्चे आके दे नहीं पाते तो फिर उनके पूरे 4-5 साल वहाँ के जो है वो पूरे खराब हो चुके हैं। काफी प्रॉब्लम देखने को मिलती है क्योंकि स्टैंडर्ड वहाँ पे भी इतना अच्छा नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। टाइम पास ही हो रही है, डिग्री मिल रही है वहाँ पे। हमारे यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट में लेना आसान है, प्राइवेट में पैसा बहुत ज्यादा है। तो मेडिकल एजुकेशन हमारे यहाँ पे ग्लोबलाइज होती जा रही है। कई सारे लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर लोग जा रहे हैं डिग्री करने के लिए, क्योंकि डोमेस्टिक मेडिकल इंस्टीट्यूशन में बहुत लिमिटेड सीट्स है। ओके, और काफी ज्यादा कंसर्न ये दिखा रहा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर, लाइसेंसिंग के ऊपर, रेगुलेशन के ऊपर। यूक्रेन, रशिया, चाइना, फिलीपींस, नेपाल, ये मेजर डेस्टिनेशन है जो कि इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है ना। हमारे देश में वैसे भी डॉक्टर की शॉर्टेज है, उसके बाद में मतलब आप सोचिए कि कितनी अजीब सी स्थिति है। पहले हमारे यहाँ पे डॉक्टर कम है, समझ गए, तभी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है गाँव के अंदर, आज भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। सरकार के पास देश में इतने बच्चे हैं जो कि करना चाहते हैं, लेकिन सरकार के पास एक प्रॉब्लम है कि सरकार मेडिकल सीट इतनी लिमिटेड है। अगर डिमांड है तो सप्लाई देने में क्या दिक्कत है। ऑब्वियसली हमें क्राइटेरिया तो बहुत खराब नहीं करना है कि बहुत ही खराब क्वालिटी के डॉक्टर प्रोड्यूस हो, लेकिन आप ये बात समझ सकते हैं ना कि जहाँ पे 22,000 सीटें हैं, अगर इनको अगर 25 लाख बच्चे इंस्पायर करते हैं, अगर उसमें से हम 1 लाख अच्छे डॉक्टर भी हर साल निकाल सके
जो कि इजिली निकाले जा सकते हैं, तो अच्छा कर ही सकते हैं ना। हमारे यहाँ पे डॉक्टर की रिक्वायरमेंट खत्म, बच्चे जो विदेशों में जाके पैसा खर्च कर रहे हैं वो खर्च नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पे डॉक्टर की क्वालिटी ज्यादा हो जाएगी, बेटर भी हो जाएंगे, हेल्थ केयर इंप्रूव हो जाएगा। अभी गाँव के अंदर प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर जाते नहीं है, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो ये तो हमारे लिए गुड प्रॉब्लम टू सॉल्व है, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं कर रहे हैं, फिर भी लोग विदेश में जाके पैसा दे रहे हैं, जितने भी दे रहे हैं 10-20 लाख रुपए में। अब बच्चों की भी अवेयरनेस बहुत कम है। हालांकि अगर आप इटली, जर्मनी, फ्रांस यहाँ पे जाओगे तो मेडिकल एजुकेशन फ्री है, बस आपको वहां की लैंग्वेज सीखनी है, जो कि क्या दिक्कत है, 6 महीने में सीख सकते हो। लेकिन बच्चों को ये अवेयरनेस नहीं है, इसलिए सब लोग जाएंगे उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, यूक्रेन, पोलैंड, यहाँ सब जाके हैं जो कि एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो हर साल 20 से 25 हजार बच्चे हैं जो कि अब्रॉड जाते हैं मेडिकल एजुकेशन करने के लिए, क्योंकि सस्ते में वहां पे देखने को मिलती है। वापस आके एग्जाम देना पड़ता है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। ये पास करोगे तभी लाइसेंस मिलेगा, आधे लोगों से ये भी पास नहीं होता है। लोग इसकी भी आके तैयारी करते हैं, फिर से डॉक्टर बन चुका है उसके बाद में भी आके इस एग्जाम की तैयारी करता है, इसकी भी कोचिंग होती है एग्जाम की। ठीक है। और अगर इटली में करते हो तो ये आके एग्जाम भी देने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, लेकिन अवेयरनेस की भी प्रॉब्लम है मतलब। ऑलराइट, चलिए ठीक है। बाकी तो कुछ खास इसके अंदर है नहीं। रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, यहाँ पर भी काफी पॉपुलर है जो कि आज के टाइम पे मेडिकल एजुकेशन है जो कि हो रही है। इनफैक्ट कुछ लोग तो कैरिबियन कंट्रीज पहुंच रहे हैं, यहाँ पे देखिए एंटीगुआ एंड बारबुडा, यहाँ पर भी कुछ लोग जो है वो पहुंच रहे हैं मेडिकल एजुकेशन के लिए। ठीक है, चलिए। इश्यूज बहुत ज्यादा है जब आप फॉरेन में मेडिकल करने जाते हो। एक तो आपके लाइसेंसिंग के इश्यूज है, वापस आके आपको एग्जाम देना पड़ेगा, है ना। उसके बाद में क्वालिटी कंसर्न है, वहां पे तो आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं करवाई जाएगी। लैंग्वेज का भी बैरियर है, नॉन इंग्लिश कंट्रीज है सारे के सारे ये। इसके अलावा क्लिनिकल एक्सपोजर भी कम मिलता है, रिकॉग्नाइजेशन के भी इश्यूज है ना। यहाँ पे हमारे यहाँ पे नेशनल मेडिकल कमीशन जो है वो उसकी डिग्री को मान्यता देगा नहीं देगा, ये भी एक इशू है। ऑलराइट, तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छा मौका है कि हम लोग हमारे भारतीय बच्चों को यहीं पे ही रोक सकते हैं। चलिए ठीक है। इस बार बजट में बोला गया है 14,000 नई मेडिकल सीट है जो कि 10 साल में ऐड करी गई है, सिर्फ 14,000 10 सालों के अंदर। मतलब अब सोचिए 2026 तक 10,000 नए मेडिकल कॉलेज और